बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो भेदभाव ऑलरेडी हो रहे हैं वो चर्चा का विषय नहीं है। जो अभी आशंका के गर्भ में है वो बहस का मुद्दा बना हुआ है और सभ्य समाज उस पर न्याय की बात कर रहा है। यूजीसी पर इतने दिन उपापोह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। बोला प्रावधान अस्पष्ट है। इसके विरोध और समर्थन दोनों के तीखे रिएक्शन देखे गए। विरोध करने वाले दुरुपयोग के आशंका पर डटे थे और समर्थन करने वाले शोषण और भेदभाव के आंकड़ों पर। मुझे केवल 2-3 पॉइंट पे बात करनी है जिसकी वजह से दुरुपयोग का आशंका जताया जा रहा था। पहली बात की इक्विटी कमेटी में जनरल का प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। अब बात यह है कि कमेटी में टोटल 10 सदस्य होने वाले थे। रिजर्व कैटेगरी से कम प्रतिनिधित्व अनिवार्य था, मतलब SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला। तो 5 सदस्य तो रिजर्व हो गए, बाकी बचे 5 उस पर कोई अनिवार्यता नहीं थी। उसमें जनरल कैटेगरी के भी सदस्य हो सकते थे, लेकिन जिद ये थी कि जनरल कैटेगरी का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य करो। इस हिसाब से अगर और आयोगों की तुलना करें तो जैसे महिला आयोग हो गया, उसमें पुरुषों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है, तो क्या उसमें पुरुषों का भी अनिवार्य कर देना चाहिए? इसी प्रकार SC, ST, OBC के जो आयोग हैं उसमें अन्य कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें भी कर देना चाहिए। फिर न्याय होगा कि मामले और बदतर होंगे। और सबसे बड़ा व्यवहारिक फैक्ट ये है कि यूजीसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उसमें 80% से ज्यादा संस्थानों के हेड जो हैं वे जनरल कैटेगरी से आते हैं। और इस इक्विटी कमेटी में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी अध्यक्षता संस्थान हेड करेंगे। पहली बात तो यही सबसे बड़ी अनइक्वलिटी है कि 80% संस्थानों के संस्थान हेड जनरल कैटेगरी के हैं, कोई बराबरी ही नहीं है। खैर इस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस आंकड़े के तर्ज पर बात करें तो इस हिसाब से तो SC, ST, OBC वालों को भी आशंका जतानी चाहिए। क्योंकि 80% संस्थानों के संस्थान हेड जनरल कैटेगरी से हैं, वहीं अध्यक्षता करने वाले हैं, तो फैसले भेदभाव पूर्ण होंगे। भाई जब आपको 20% स्वीकार नहीं है तो रिजर्व कैटेगरी वाले 80% पर भरोसा क्यों करें? इस हिसाब से तो सबसे पहले SC, ST, OBC वालों को जनरल कैटेगरी के इस वर्चस्व पर सवाल उठाना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, इन सारे संस्थानों का मिलाकर जो महिला टीचर्स वगैरह हैं उसमें लगभग 60% महिलाएं जनरल कैटेगरी से हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना ही है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व होना तय है। किस बात की आशंका है? एक अफवाह और फैलाई जा रही है कि जो 2012 का कानून था उसमें झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान था, उसे हटा लिया गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और वैसे भी जब इन्हीं शर्तों के साथ न्याय होना था तो फिर भेदभाव के मामले क्यों बढ़े? IIT दिल्ली का एक रिपोर्ट था जिसके अनुसार भेदभाव के मामलों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो भेदभाव ऑलरेडी हो रहे हैं वो चर्चा का विषय नहीं है। जो अभी आशंका के गर्भ में है वो बहस का मुद्दा बना हुआ है और सभ्य समाज उस पर न्याय की बात कर रहा है। एक तकलीफ और है कि जांच का समय कम है, इसलिए रिपोर्ट बनाने में जल्दबाजी होगी। 15 दिन का समय पर्याप्त नहीं लग रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि अदालतों की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती जाए। अरे भाई 15 दिन में जब मामले निपटाने हैं तो ये तो और अच्छी बात है ना कि आरोपी या पीड़ित का ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर आरोपी को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मामले को आगे एक्सक्लेट करने का भी प्रावधान है। कहाँ समस्या है? हम भी चाहते हैं किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन एक बड़ा तबका ऑलरेडी अन्याय झेल रहा है, भेदभाव का शिकार हो रहा है, उसको रोकने के लिए अब तक क्या प्रावधान किए गए? अगर एक मजबूत कानून आया है तो थोड़ा कंप्रोमाइज आप भी करिए। ये जरूरी है कि आप हमेशा सेफ जोन में ही बैटिंग करेंगे? आपके साथ भेदभाव होगा, आपको इस सोच से ही डर लग जा रहा है। और उनका क्या, जो सदियों से इसको झेल रहे हैं? थोड़ा कलेजा आप भी बड़ा कीजिए। अगर ज्यादा उठपट होने लगेगा तो उसका भी इलाज होगा।